नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सुन चुके हैं, आज पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में यानी नेशनल असम्बली और सेनेट टुगेदर का जो मुश्तरका इजलास था उसमें इमरान खान हुकूमत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जब उन्होंने 60 के करीब वो अमेंडमेंट्स जो नेशनल असम्बली से पास हो चुकी थी लेकिन सेनेट से पास ना हो सकी थी, गुज़िश्ता 3 बरस में उन्हें इस मुश्तरका इजलास में पास करा लिया। उन 60 की तफसील तो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन गालिबन सबसे अहम जो थी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से थी। इलेक्शन इस्तेलाहात थी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी थी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए वोट भी था, और दोनों को हुकूमत अप्रूव करवाने में कामयाब हुई, उनको पास करवाने में कामयाब हो सके। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक ईवल विशस मशीन करार दिया है और अपोजिशन कह रही है कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने ये नई दिलचस्प इस्तेलाह कॉइन की है, कैसे की है उसको सुनते हैं। मशीन के जरिए दोबारा ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट किसी तरीके से अपनी मियाद को और तूल दे सके। ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? ईवल एंड विशियस मशीन। अब ये ईवल विशियस मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। ये काले कवानीन पास करवाना चाहते हैं जिसकी इजाजत ना आप देंगे ना ये ऐवान देगा, वगरना फिर इनका गिरबान होगा और 22 करोड़ अवाम का हाथ होगा। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब ने तो महज सूरत हाल को डिस्क्राइब किया, शहबाज शरीफ साहब ने तो महज सूरत हाल को बयान किया, उन्होंने तो कोई थ्रेट, कोई धमकी नहीं लगाई। धमकी लगाई बिलावल जरदारी भुट्टो ने जब उन्होंने कहा कि अगले आने वाले इलेक्शन को भी अब वो नहीं मानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं। अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं। हम आपको ऐसे इलेक्शन नहीं करने देंगे और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत जाएंगे और आपका ये जो कानून है जो पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसको हम चैलेंज भी करेंगे और अदालत में डिफीट भी करेंगे। आपको ये भी बताता चला जाऊं नाज़रीन कि ऑपोजिशन ने एक कमेटी कायम कर दी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चैलेंज करेगी। ऑपोजिशन कमर बस्ता है कि इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेके जाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसका रास्ता रोकेगी। क्या होने लगा है इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनरल सेनेटर ओन अब्बास साहब, तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, आज के जॉइंट सेशन का हिस्सा थे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरवर बारी साहब जो इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के सरबराह रह चुके हैं एक से ज़्यादा दफ़ा। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब रह चुके, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के जरिए। आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं, मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, ये क्या बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर इस्तेमाल होगी तो अगले इलेक्शन को अभी से नामंजूर कर दिया। अगले इलेक्शन को तो अभी 1.5-2 बरस पड़े हैं, दरमियान में बहुत चीज़ें हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं, उसकी चीज़ें होनी है, टेस्ट ट्रायल होने हैं, पायलट ट्रायल होने हैं। ये इतनी अजीबोगरीब बात क्यों कर दी है बिलावल जरदारी पर, क्या वजह है इसकी? देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ सही बात की है, और जब सारी ही ऑपोजिशन को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी आईनी जिम्मेवारी है शफाफ इलेक्शंस करवाने की आर्टिकल 218 220 के तहत, तो फिर जब उनके भी 32 नुकात हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने जाहिर किए हैं, इतना आसान है इसमें एक चिप लगाकर आप इलेक्शन रिजल्ट को जो है तब्दील करने का, इतना ये सहल काम है। तो इसका मतलब ये है कि जब बुलडोज कर रही है ये पीटीआई की हुकूमत इस अंदाज से, जबकि उनके अपने जो एलाइज हैं, एलाइज को भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। साहब, आप तो पाकिस्तान के फॉरमोस्ट वकील और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे हैं, आप ये जो चिप लगाने की बात कर रहे हैं, हमें तो यही पता चला है कि ये एक तनहा वोटिंग मशीन होगी और इसके अंदर ये कोई इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी या नेट कनेक्टेड नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं कि हर मशीन में ऐसी जुदागाना चिप लगी भी होगी, हज़ारों मशीनों के अंदर जो एक ख़ास वक्त पे कोई
करप्शन कर देंगे, आप ये कह रहे हैं। साइंटिफिकली तो ठीक नहीं लग रही बात। देखें, मुझे इसलिए कि मैं खुद इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल का रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझे इंचार्ज बनाया हुआ था। मैंने उस वक्त भी 600 सफ़े की डोजियर लिखी थी जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो एक स्कीम बनाई थी, और उसमें भी प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग की जो 3 चैप्टर्स मैंने बनाकर दिए थे, उसमें अल्टीमेट ये था कि अगर तमाम चीजें भी अबूर कर जाती है जो है ऑपोजिशन, तब भी एक मेगा कंप्यूटर इंस्टॉल करके उसे जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के साथ कनेक्टिविटी देकर इलेक्टोरल रिजल्ट्स को तब्दील करने की फिर भी एक मैकेनिज्म था जो मैंने उसमें हाईलाइट भी किया था, जो हमें जो है पता चला था, मालूमात हुई थी। ये रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो वफात हुई है उस दिन एक प्रेजेंटेशन अमेरिकन वफ्द को मैंने करना थी डिनर पर, लेकिन बदकिस्मती से बीवी शहीद हो गई और वो दिन आ ना पाया। तो ये तो बहुत आसान है इलेक्टोरल क्यों बुलडोज किसा मुख्तसर ये है कि आपको ऑपोजिशन को, पीपल्स पार्टी को, सभी को शक है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक मैसिव करप्शन और धांधली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहीं रुके मेरे साथ इलेक्शन एक्सपर्ट मौजूद हैं, जनाब सरवर बारी साहब। सर बारी साहब, इस मशीन के ढांचे को, इसके टेक्निकल ढांचे को क्या आपने और फाफर ने और इलेक्टोरल जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने देखा है? जी बिल्कुल, हमने मशीन को देखा है, मशीन को चला के भी देखा है। मशीन की पूरी डेमोन्स्ट्रेशन शिबली फराज साहब ने अपनी मिनिस्ट्री में दी थी, उसमें बिलाल साहब भी थे, उसमें UNDP के लोग भी थे। इससे पहले कि मैं उसके ऊपर आऊँ, मुझे अगर आप इजाज़त दें कि जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ जो हमारे सिटीज़न्स हैं उनके वोट का हक है, ये 2017 का जो इलेक्शंस एक्ट है जो मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम सियासी जमातों ने जो पार्लियामेंट में मौजूद थी उन्होंने पास किया था। उसकी एक शिक है 94 और एक है 103। ये दोनों जो है EVM और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके बारे में है। और फिर कोई शख्स जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो लॉ में लिखा है कि मे बी अलाउड, उसको मे मस्ट बी रेड एज शैल बी अलाउड। हाँ, तो एक तो ये बात है, ये लीगल बात है। खोसा साहब को ज़्यादा पता होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके तहत 2018 के इंतखाबात के बाद जो ज़मीनी इंतखाबात हुए 37, उसमें तमाम ओवरसीज सिटीजन्स ने ये हक अपना इस्तेमाल किया था। लेकिन उसके बाद एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को कभी सीरियसली नहीं लिया, ना इलेक्शन कमीशन ने ना बाकी सियासी जमातों ने। इसी तरह EVM के बारे में जो हमारा एक्ट है वो भी, और उसी की बुनियाद पर ये रिपोर्ट है, इससे क्या मतलब है? यानी आप कह रहे हैं कि जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने हिस्सा लिया है? बिल्कुल लिया था, और उन्होंने मशीन के थ्रू लिया है। उन्होंने आई वोटिंग की थी, उन्होंने आई वोटिंग रजिस्टर्ड किया था अपने आप को, ठीक है, और उन्होंने वोट में अब वो रुक गए, उसको रोक दिया। उसके बाद इन्होंने दोबारा बहुत सारे और बाई इलेक्शंस हुए हैं, उनमें इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह जो EVM का मामला है, EVM का मामला 2010 से चला आ रहा है, और जितनी भी रिपोर्टें आज तक बनाई गई हैं, चाहे वो UNDP की रिपोर्ट है या इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है या जो एक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, सब में ये कहा गया कि EVM को बार बार इस्तेमाल करें ताकि उससे जो नतायज निकले। और लेकिन जो खोसा साहब कह रहे हैं कि EVM एक चिप लगा के पूरे इलेक्शन को आप मैनेज कर सकते हैं, खोसा साहब उसकी कोई साइंटिफिक है? नहीं, मेरा नहीं, आई डोंट एग्री विद खोसा साहब, क्योंकि हमने जो देखा है वो जैसे आपका सेल फोन है उसमें एक चिप है। हाँ। उस चिप का जाहिर है बाकी लोगों के साथ ताल्लुक तो है, लेकिन ये स्टैंड और लोन मशीन होगी, उस चिप का को ना टेम्पर कर सकते हैं ना आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, कल हमारे लेकिन एक और बात, आखिर में जाके मशीन प्रोग्राम इस तरह से होगी कि वो खुद से कुछ कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि ये वाहद EVM है जिसमें पेपर ट्रेल मौजूद होगी, यानी कि जो वोटर है वो पहले अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएगा, वो जो मशीन पहली मशीन है उसमें वो स्वाप करेगा, और अगर उसका नाम पहले से उस पोलिंग बूथ पे दर्ज है तो तभी जो है अगला मरहला आएगा। अगर उसका नाम नहीं है तो वो जो वोटर है, इसका मतलब है कि जिन लोगों की वफात हो चुकी है, जो मुर्दा लोगों के शनाख्ती कार्ड लेके लोग आते हैं, वो वोट नहीं डाल सकेंगे? वो वोट डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे? इसलिए कि अगर उनका शनाख्ती कार्ड नादरा ने कैंसिल नहीं किया, उनके ख़ानदान ने अपना मरने वाले शख्स को डी रजिस्टर नहीं किया, तो वो तो जिंदा है,
जो कागजात के हवाले से। अच्छा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप जो 4-4, 5-5 वोट डाल देते थे, या होता यह था, सबसे बड़ी इरेगुलरिटी ये होती है कि जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है या प्रिजाइडिंग अफसर है, उसके लिए लाजिम है कि हर बैलेट पेपर की बैक साइड पे और काउंटर फाइल पे अपनी स्टैंप लगाए, अपने साइन करे। अगर मैं किसी प्रिजाइडिंग अफसर को कहता हूं कि जी आपके जो पोलिंग स्टेशन हैं इस पर आप ये स्टैंप नहीं लगाएं, तो जब काउंटिंग होगी तो ऐसे बैलेट पेपर बाहर हो जाते हैं। भट्टी साहब, लेकिन ईवीएम के आने से ये जो धांधली है, ये धांधली का सबसे आला तरीका है, ये खत्म हो जाएगा। भट्टी साहब, क्या वजह है कि ऑपोजिशन की तमाम जमातें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा हैं, और क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो उतने ही ज़्यादा बज़द हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसे इस्तेमाल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे नहीं पता ईवीएम के तहत इलेक्शन शफाफ होंगे नहीं होंगे, ये एक अलग इशू है, लेकिन मुझे हैरत है, नहायत काबिल एहतराम दो सियासी जमातें जो तीन दफा मुल्क के इक़्तिदार में रहे हैं और हर इलेक्शन के बाद धांधली का इल्जाम लगाते हैं, उसी ठप्पा माफिया के तहत दोबारा इलेक्शन कराना चाहते हैं, उसी ठप्पा माफिया के तहत जिसपे खुद एतराज करते रहे सारी उम्र, कहते हैं वही धांधली का तरीका दोबारा रहे। एक तरफ तो नहायत अदब एहतराम से हर पॉलिटिशियन कहता है मुकद्दस ऐवान है पार्लियामेंट, मुकद्दस ऐवान है पार्लियामेंट, ये हर कहता है, हम भी कहते हैं। आज मुकद्दस ऐवान ने जॉइंट सेशन में सेनेट और कौमी असम्बली मिलकर उसे पास किया है, तो वो गलत है। इसका मतलब है ये फिर डॉक्टर मोहित पीरजादा ने तो गलती नहीं की, सरवर बारी साहब ने तो नहीं की, आरफ हमीद भट्टी ने तो नहीं की, फिर तो इन पॉलिटिशियनों से पूछे कि भाई आप, मैं याद है मैं आपको कर रहा था चंद दिन पहले, मैंने देखा 91 की एक अखबार की कटिंग, नवाज शरीफ साहब का बयान था कि मुझे 1 साल की हुकूमत मिले मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। अब मुझे बताएं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की हम मुहाफिजत कर रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं जिसमें ठप्पे के तहत आप खुद कह रहे हैं 18 का इलेक्शन धांधली का हुआ, 13 का इलेक्शन आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा आरओ के इलेक्शन है। ओ भाई, 30 दफा हुकूमत आपको मिली, आपने इलेक्शन इस बात क्यों नहीं की? हम फिर अपना लहू कहां तलाश करें? हम किसको जिम्मेदार कहें कि ये धांधली का जिम्मेदार कौन है? 3 दफा पीपल्स पार्टी हुकूमत कर चुकी थी, 3 दफा नून लीग कर चुकी। डिक्टेटरों को तो हम मानते नहीं, साफी हमारी प्रॉब्लम है कि ये है। मुझे बताए, ये इससे बेहतर निजाम ले आते। चलो ईवीएम, मैं कहता हूं डट के खड़ा है कप्तान इमरान खान ने पहली दफा कोई काम करके दिखाया है, वरना उसकी हुकूमत में भी करप्शन के ऐसे ऐसे चक्के लगे कि गेंद ग्राउंड से ही गुम गया, ग्राउंड से ही गुम गया, ऐसे ऐसे चक्के। लेकिन इमरान खान सिर्फ शफाफ इंतखाबात की वजह से ईवीएम की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, या इमरान खान की ईवीएम की मोहब्बत के पीछे कोई और चीज है? नहीं, शफाफ इंतखाब की मोहब्बत में होते ना, फिर मुझे एक मेरिट पे बात करनी पड़ेगी। डस्के इलेक्शन की रिपोर्ट हुकूमत पे और शफाफ इलेक्शन की ख्वाहिश करने वालों के मुंह पे तमाचा है। काश इमरान खान साहब, जिस दिन वो रिपोर्ट आई उसमें जो सरकारी डीपीओ उस वक्त का एसएसपी, मुझे पता है उधर धांधली हुई है, मैंने भी एज एक रिपोर्टर कवर की है, और जो सरकारी अफसर थे और जो पीटीआई के लोग थे उन्हें सजा करारे वाकया देते, हम कहते यार इमरान खान ने वाकई 126 दिन, मैं कहता रहा 2014 में कि इमरान की बड़ी हिम्मत है कि धांधली के खिलाफ मैदान में निकला, हर जमात कहती है लेकिन निकलती नहीं। लेकिन डस्के की धांधली की रिपोर्ट आने के बाद मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये ठीक होगी? हो सकता है ये अल्लाह करे ठीक हो, अल्लाह करे ठीक हो, लेकिन मुझे पार्लियामेंटेरियन से एक सवाल है डॉक्टर साहब, मेरा ये जवाब ले दे। सारी उम्र आप मुकद्दस मान कहते रहे हो, अल्लाह के 99 नाम, उधर तरमीम कर रहे हो, आईनी तरमीम, आईनी तरमीम। इलेक्शन कमीशन आईनी तरमीम नहीं कर सकता, वो पाबंद है, जो असम्बली उसको करके भेजे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये इनका कानूनी हक है, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये कानूनी हक है। और आज स्याह दिन है, स्याह दिन है, और स्याह दिन जब भट्टो को फांसी लगी, नवाज शरीफ ने जश्न मनाया, वो स्याह दिन था। वो जब नवाज शरीफ की हुकूमत 99 में गई, 12 अक्टूबर को बेनजीर साहब ने मुझे भी मिठाई खिलाई, उन्होंने कहा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। जरा सेनेटर साहब को आने दीजिए, और जब सेनेटर साहब को आने दीजिए, आता है स्याह दिन है, और मुझे 22 करोड़ आवाम को जब 70 सालों में मेरे हकूक नहीं मिले, मैं स्याह दिन कब कब मनाऊं?
डॉक्टर मोहित को बनाए, आपका कैमरामैन कैसे बनाए, मेरा कैमरामैन कैसे बनाए, लतीफ खोसा साहब का ड्राइवर कैसे बनाए सियादीन, उसको कौन सा सियादीन चुने? बड़ी साहब, ये मैं खोसा साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं अभी तक जरा सेनेटर साहब को इसमें ले लूं। सेनेटर साहब, कल हमारे साथ थे मुजीबुर रहमान शामी साहब डिस्कशन में। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की 50 बरस की सियासत को देखते हुए। उन्होंने कहा कि कई दफ़ा कानून भी बन जाते हैं, अमेंडमेंट्स भी हो जाती हैं, असेंबलियाँ उनको पास कर देती हैं, अदालतें फैसले कर देती हैं, लेकिन अगर कंसेंसस ना हो सके माशरे में, सियासी ढांचे में, तो बाद में वो चीज़ें नाकाम हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपोजिशन पे नाफिज तो कर रहे हैं। आपने जॉइंट असेंबली से, पार्लियामेंट के सेशन से इसको पास तो करा लिया है, आपने कानून तो बना दिया है और शायद सुप्रीम कोर्ट भी इसका रास्ता ना रोके। लेकिन अगर अपोजिशन को आप कन्विंस नहीं कर सके, आपको चाहिए था हर शहर में, हर गवर्नमेंट हाउस में, हर सर्किट हाउस में इस मशीन का ओपन डिस्प्ले रखते। मीडिया रिपोर्टर्स, जिसने वीलॉग करना है, जिसने डॉक्यूमेंट्री बनानी है, बाहर के रिपोर्टर्स, दुनिया भर के रिपोर्टर्स को बुला के दिखाएं, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वॉशिंगटन पोस्ट को, BBC को, डूशे वेले को, ताकि सब लोग देख लें कि इसमें कोई आपका गलत इरादा नहीं है। तो अब ऑपोजिशन उसके खिलाफ वो कह रहे हैं अगला इलेक्शन नहीं मानेंगे अगर आप ये मशीन इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर आपने कंसेंसस पैदा करने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर साहब, आज से 3 साल पहले मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी जगह मिला तो उन्होंने एक कोट किया था ना, आज मुझे वो याद आ रहा है। इफ़ यू डू नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग इन लाइफ, यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। ये उन्होंने मुझे एक जगह पे बुरे वाला में कहा था फॉर सम रीज़न। आज भी एग्जैक्टली कहा था, ही बिलीव्ड इन समथिंग कि पाकिस्तान की तारीख में एक पूरा लंबा चैप्टर है फ्रॉम 85 ऑनवर्ड्स अप टिल 18 के इलेक्शन तक। हमारा इलेक्शन भी RTS की नज़र हो गया, RO की नज़र हो गया, दिस अ ह्यूज लिस्ट ऑफ इट। 3.5 साल हो गए ट्राइंग टू कन्विंस द होल ऑपोजिशन। और सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेट है कि कन्विंस करने के लिए क्या किया? 3.5 साल में मैं आपको सिर्फ मीटिंग्स बता दूं, 11 मीटिंग्स। अली मोहम्मद खान से मैंने आज पूछा, मैं क्या अली भाई कितनी मीटिंग्स हैं? उन्होंने कहा 11 मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें ने कहा, और अनफॉर्चुनेटली पूरी ऑपोजिशन। खोसा साहब नहीं थे किसी मीटिंग में? नहीं, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन नहीं है तो इस वक्त नहीं आ सके, लेकिन 99% ऑफ द पार्लियामेंटेरियन जो अपोजिशन है, उन्होंने मशीन देखना गवारा ही नहीं किया। अगर आपने कैसियो का कैलकुलेटर देखा हो, जो बचपन में मेरे वालिद ने मुझे ले किया था, 2+2 करते थे 4, ये उस तरह की एक टेक्नोलॉजी वाली मशीन है जिसका काम सिर्फ काउंटिंग है। बट द बेस्ट पार्ट टुडे जो आज हुआ है ना, जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा एज ए लेगेसी टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो ये है कि ये रिफॉर्म उसने करके एक साबित कर दिया कि हर वो शख्स जो इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देता था, एटलीस्ट ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट एनी मोर। रिजल्ट्स क्या है ना, ये हिस्ट्री डिफाइन करेगी। आपको पता है आज जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम वो क्या हुआ है कि आज जो आप वोटर लिस्ट है वो नादरा बनाएगा। आपकी 18 साल और 35 साल के दरमियान जो टोटल यूथ की तादाद है इस दफा, दैट इज 45%, जो कि स्वयं वोट है पड़ा। ये 5.5 करोड़ वोट है। किसके दरमियान? 18 और 35 के दरमियान, जिसको यूथ कहा जाता है। 35 के दरमियान 5.5 करोड़ वोटर है टोटल आउट ऑफ 12 करोड़ 10 लाख। 45.63%। ये स्वयं वोट है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा था, उन्होंने कैंपेन चलाई, आए जी वोटर लिस्ट में अपना नाम इंदराज कराएं। एक साल में कितने वोटर रजिस्टर्ड रहते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। आज अब नादरा लिस्ट बनाएगा, जो 18 से 35 है वोटर लिस्ट का पार्ट होगा। अच्छा। अब ये किसको वोट करेगा? दिस असल तकलीफ ऑपोजिशन को ये भी थी। खोसा साहब, ये खौफ है आप लोगों को, खोसा साहब लग रहा है ये खौफ है आप लोगों को कि 18 से 35 बरस के दरमियान 45% वोटर होगा जो स्विंग वोट होगा, जिसके इरादे और नीयत का किसी को पता नहीं है। जो आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो बेअसर हो जाएगा अगर ये तबका जो है, ये इतना बड़ा 45% का नौजवान तबका वोट डालने आ जाएगा। हुकूमत की ये खेल है, उनकी ये गैम्बल है, उनकी ये स्ट्रेटजी लगती है। आप लोग भांप गए हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है। असल बात आप बता नहीं रहे खोसा साहब, ये असल बात है। देखिए, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। यूथ जो है ये पाकिस्तान की अगर आप आबादी का हिसाब देखें तो 60% जो है ये रेशो 35 साल से नीचे है पाकिस्तान की। इतनी वाइब्रेंट, यूथफुल, एनर्जेटिक 75% ह्यूमन रिसोर्स किसी दुनिया के मुल्क के पास नहीं है जी, जो पाकिस्तान के पास है इस वक्त। और अगर इसी रेशो से चला तो यू नीड 36 मिलियन जॉब्स इन द नेक्स्ट 10 years। 10 साल में आपको ऐसी कितनी जॉब्स भी चाहिए होंगी इन यूथ के लिए। तो ये देखें, बदकिस्मती है हमारी मुल्क की कि आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इसी तरह जो अभी बात हुई कि जी ये जो है हमारा एक्सपैट्रिएट जो पाकिस्तानी है बाहर का, वो इलेक्शन जो है खास कब हुआ है पिछली दफा उसने। देखें, हमने तो कोशिश की है, लेकिन क्या ये जो आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी तकरीर में कहा है
कि एक शख्स जो है वो न्यूयॉर्क में बैठकर या वो जो है मॉन्ट्रियल में बैठकर वो किसी ट्राइबल एरिया के एमएनए को वोट दे और वहां रिजल्ट को क्या इफेक्ट करे। देखिए, जाहिर है कि आपको एक चाहिए था कि कंसेंसस ओरिएंटेड डिबेट और डिस्कशन होती पार्लियामेंट के अंदर, सभी की आरा ली जाती। हमने कब कहा है कि हम इसी लगता है कि आप बाहर बैठे हुए बंदे को जो यहाँ पैसे भेज रहा है उसको वोट नहीं देना चाह रहे। एक चीज आके हाँ, नहीं देना चाहिए, ये बड़ा आपने नया नुक्ता उठाया। मैकेनिज्म जो है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि आप ये जरा नुक्ता भी तफसील से एक्सप्लेन कर दें और इस पर हम मजीद बहस भी कर लेते हैं, क्योंकि सेनेटर साहब भी इसके अंदर आना चाह रहे हैं, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले एक नई सूरत हाल हमारे सामने क्लियर हुई है। उस सवाल का जवाब मिल गया है कि वजीर आजम इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इतनी मोहब्बत क्यों है। सेनेटर अब्बास बुपी साहब की बात सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर ये बात वाकई सही है, दादोशुमार सही है, और पाकिस्तान की वोटर्स की 45% जो शरह होगी 18 से 35 बरस के दरमियान, वो 45% वोटर वहाँ लाए करेगा, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा नया वोट बैंक जो है वो क्रिएट हो रहा है। नादरा उनको रजिस्टर करेगा वोटर में, और अपोजिशन को, जहाँ वज़ीर आज़म को ये लग रहा है कि ये जो वोट बैंक है जिसकी उम्र 18 से 35 बरस के दरमियान है, ये वज़ीर आज़म को वोट डाल सकता है, तो अपोजिशन को भी यही खतरा है कि ये उनको वोट नहीं डालेगा, और उसी वजह से उनको इतना खौफ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। आप इसका जवाब दे रहे थे सर, पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए जनाब सरदार खोसा साहब। देखिए, मैं एक और चीज की तरफ तवज्जो दिला रहा था कि जो फॉरेन जो आपका पाकिस्तानी है माशाअल्लाह, वो आपका जमहूरी निज़ाम में पार्लिमानी निज़ाम है। आपका कोई बंदा बन्नू का है, कोई कड़क का है, कोई डेरा इस्माइल खान का है, कोई रुझान राजनपुर का है। अब उसकी वोटिंग अगर आपने हल्का वाइज दिलानी है तो ऑब्वियसली एक शख्स जो अमेरिका में रहता है वो वहां के लोकल हालात का किस तरह क्यों करेगा वो बावर। लेकिन जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो फॉर्मूला दिया, वो उन्होंने कहा कि जिस तरह आजाद कश्मीर वाले इलेक्शंस जो हमारे होते हैं, वो पंजाब की सीटों पर भी जो है आजाद कश्मीर के पंजाब के वोट देते हैं, सिंध के कराची के जो है वो कराची से इलेक्ट करते हैं, उस पर तो कभी किसी को एतराज नहीं हुआ, और वो जाहिर है उनकी हमआहंगी भी होती है। और आप कह रहे हैं कि ओवरसीज को, ओवरसीज जो है उनको मुल्क के हालात का नहीं पता। ठीक है, इसी पॉइंट को डिबेट कर लेते हैं ना। भट्टी साहब, जरा आपका क्विक इसमें ले लूं। कह रहे हैं कि ओवरसीज बैठा है टोरंटो में, न्यूयॉर्क में था, वो करक से, वो एबटाबाद से था, वहां के हालात से वाकिफ नहीं है, उसको वहां अपने हल्के में वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए, वो एक एलियन फैक्टर है। मैं ये कह रहा हूं कि उसको हक होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आजाद कश्मीर का है, मैं मोईन देखें, शायद समझने में थोड़ा आपको क्या समझ आए, दिक्कत हो रही है। नहीं, फिर आजाद कश्मीर का किस तरह से? आजाद कश्मीर का पाकिस्तान में बैठा हुआ वोटर है, जो कश्मीरी वोटर है, जिसके पास डुअल वोट का राइट है। आजाद कश्मीर का जो कश्मीरी वोटर पाकिस्तान में है, होकर वो आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भी वोट डाल सकता है, पाकिस्तान के इलेक्शन में भी वोट डाल सकता है। ऐसा ही है जी। भट्टी साहब को दोहराने दीजिए। भट्टी साहब, आपको क्या समझ आई? मुझे अगर नहीं समझ आई, कश्मीर जो पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के लोगों को वोट डालते हैं, मेरा चैलेंज है वो कई दफा आजाद कश्मीर गए भी नहीं होंगे, उन्हें तो वोट का बिल्कुल हक नहीं अदा होना चाहिए। दूसरा, मैं आ जाता हूं, जो सरकारी अफसर हैं, जो सिंध तैनात है, वो बैलेट पेपर से अपना वोट भेजते हैं। जो 20-20 साल जेल से बंद है, जेल में, वो जेल से वोट डालते हैं, उन सबके वोट खत्म कर दो। दूसरी बात, मैं जितना ओवरसीज फिरा हूं, घुमा हूं, आपके मुकाबले पे तो नहीं, जितना ओवरसीज पाकिस्तानी जिसका इस मट्टी से रहा है, जो पाकिस्तान से 20-25 साल की उम्र में गया है, जितना उसको पाकिस्तान का मेरे से ज्यादा पता है, मेरे हल्के का, ये मैं आपको यकीन से कहता हूं। मैं लास्ट टाइम गया था, मैंने कमो बेशतर 15 फंक्शन अटेंड किए जिसमें पाकिस्तानी कमेटी इकट्ठे होते थे, 60-70 लोगों को बुला लेते थे, वो समझते थे जर्नलिस्टों को कुछ पता है। अनबिलीवेबल उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी, हमसे ज्यादा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है। हाँ, हो सकता है मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका से पीटीआई को वोट ज्यादा पड़े बज़ाहिर बादिउल नजर में, मिडल ईस्ट से इतना नहीं, इतना होगा। मेरे ख्याल में अपोजिशन को उसको इतनी मुखालफत करनी चाहिए थी,
यार वो इधर की ज़मीन पे रह के गया, 25-30 साल में आपने इसको रोज़गार नहीं दिया, आपकी हुकूमतों ने, आपने उसको नहीं दिया, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने उधर गया है। जो कमाता दिन में 4 फ़ोन वो पाकिस्तान करता है, हाँ बम फटा आप महफूज हो, छोटे की फीस अदा हो गई है, उसे कैसे पाकिस्तान के हालात का नहीं पता? वो तो अपने घर इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और मेरे से और आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कम से कम सैकड़ों वहाँ कम्युनिटी सेंटर में मुख्तलिफ फंक्शनों में शिरकत की है। तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है असल इम्तिहान ये है कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए था कि बसीदा निज़ाम को दफन करे, जिस पे पीपल्स पार्टी नून लीग तमाम शक का इजहार कर रही है, लेकिन रिफॉर्म लाते हुए तमाम अपोजिशन जमातों को बार बार मिलाते, उन्हें कहते हैं आप अपने आईनी माहिरीन भी ले आए, IT के भी एक्सपर्ट ले आए, ताकि इसमें इबहाम कोई ना रहे, जो इलेक्शन हो वो साफ शफाफ हो। मैं वज़ीर आज़म के इस सदम को, मेरे ख्याल में ये बेहतर है यार, वो बसीदा निज़ाम जिसे बार बार धांधली कह रहे हो उसी पे मजीद क्यों हो? हाँ, इसमें खोसा साहब बन के आईनी माहिरीन चले जाए, IT के एक्सपर्ट बाहर से मंगा ले, उन्हें कहे जी इसमें मजीद अगर कोई धांधली हो सकती है तो उसको रोके। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना नहीं, शफाफ इलेक्शन कराना है। तो पूरी अब हुकूमत अपोजिशन कह रही है सिलेक्टेड, ये तो इल्जाम इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं। इलेक्शन का अनाउंस तो इलेक्शन कमीशन करता ना रिजल्ट, तो फिर इलेक्शन कमीशन तो इनके मुताबिक नाअहल है। सेनेटर अब्बास साहब से मैं एक चीज़, सर साहब अब तो ये मुझे ठीक समझ आने लग गया है कि आप लोगों ने एक कैलकुलेशन कर रखी है, बड़ी अच्छी तरह से हिसाब किताब किया, आपकी एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और स्ट्रेटेजिक मूव ये है कि आपको ये तवक्को है कि 18 से 35 वर्ष के दरमियान का जो नौजवान आदमी औरत है उसका झुकाव PTI की तरफ होगा, और आपकी तमाम तर पॉलिसीज़ जो हैं उसकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए हैं। अपोजिशन को नज़र आ रहा है कि उनका एक फ़िक्स किस्म का वोट बैंक था, जिसमें ज़्यादा उम्र के लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, और कुछ और भी मामला है कि लोगों ने वोट रजिस्टर करके रखें। अब जाहिर है आपकी इस स्ट्रेटेजिक मूव को वो रोकना चाह रहे हैं कि तो फिर पॉलिटिक्स में आपने हमला किया है उनके ऊपर। देखिए ये जो एक सिस्टम बना हुआ है ना पिछले 70 साल में, उसकी अपनी एक जो फॉल्ट्स है ना वो बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त प्लान करके रखी हुई है। एक टिपिकल बंदा इलेक्टेबल लिया जाता है जिसको टिकट देते हैं, उसकी प्रॉपर एक बिरादरी का कॉन्सेप्ट होता है, उसका बाप भी MNA रहा होगा, उसका कोई ना कोई सिलसिला रहा होगा, वो उसी सिस्टम में ग्रैबर की तरह एक प्लान करता है और पूरे इलेक्शन को जिस तरह हम नौकरी करते हैं ना सुबह 9 to 5, वो प्लान करके इलेक्शन जीत के ये सिस्टम में आ जाता है और फिर सिस्टम में मनूवर किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश सिस्टम को रेगुलेट करके एक रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म इसी को कहते हैं ना, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी उम्र का हो, किसी फिरके का हो, किसी सोच का हो, जो भी है, उसको एक आज़ादाना सिस्टम हो जिसमें से कोई भी बंदा इलेक्शन लड़के आ सके, उसकी तरफ एक कदम है। इट कुड गो रॉन्ग, वो किसी तरफ भी जा सकता है। इट कुड गो फॉर एनीवेयर रॉन्ग, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही, हमारे PTA के खिलाफ ही जा सकता है। लेकिन एटलीस्ट एवरीबॉडी विल हैव एन एक्सेस, हर बंदे को फेयर राइट है कि डॉक्टर साहब आज जो बंदा एक नया वोटर बना ना, वो उठे और जाके वोट दे, वो PTI को दे, पीपल्स पार्टी को दे, उसको वो जो एक फ्री एंड फेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने कौम को, नई जनरेशन को इस दफा दे दिया। 2023 में प्रेडिक्शन कर देता हूँ, पीपल विल वोट लाइक एनीथिंग। आपका जो है हाईएस्ट एवर वोट उससे भी ज्यादा आएगा, बिकॉज यू नो यंगस्टर्स जो है ना, दे नॉट इन्फ्लुएंस, उसको गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको जो आप बसें भेज के वो सुबह बंदे नहीं लेके आते थे, ये वो तबका नहीं होगा। मुझे ये बताइए सवारी साहब, हर इलेक्शन से पहले होता है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, इधर है उधर है, जिस तरह से अब हेल्थ इंश्योरेंस में किया गया कि जिसके पास भी शनाख्ती कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम, उसको उन्होंने एंटाइटल कर दिया। क्या पाकिस्तान में भी अब ये होने चला है कि नादरा लिस्ट बनाएगी तो जिस बंदे की उम्र 18 बरस से ज्यादा है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा एज अ वोटर? ये होने लगा? वो तो पहले ही लॉ, उसको कहीं जाके कोई एक शदोमत करना, काम करना, लॉ पहले से बन चुका है कि जो ही 18 साल की उम्र में आपको शनाख्ती कार्ड जारी होगा, अब वोटर बन जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने परमानेंट एड्रेस पे वोटर बनना है या आपने जो आर्जी एड्रेस दिए है उस पर बनना है। अगर आप नहीं कुछ बताएंगे तो वो परमानेंट एड्रेस पे ऑटोमेटिकली आपका वोट दर्ज हो जाता है। तो ये तो अब कानून का हिस्सा है, ठीक हो गया, इसलिए कोई उसमें ये नहीं है कि आप जाएं रजिस्टर करवाएं बाकी चीज़। अब एक कोई बंदा परमानेंट एड्रेस उसका पहले था, आज से 15 साल पहले लिया का, हाँ, या चकवाल का, अब उसने इस्लामाबाद में रहना शुरू कर दिया, 15 साल से इस्लामाबाद में, लाहौर में रह रहा है, तो उसका परमानेंट एड्रेस क्या होगा? उसका परमानेंट एड्रेस लिया ही रहेगा, अनलेस कि जैसे आजकल कैंपेन चल रही है, डोर टू डोर कैंपेन भी है, आप 3 किस्म के फॉर्म होते हैं, अगर आपने अपना नाम डिलीट करवाना है, कहीं और जाना है, या आपने ट्रांसफर, वो अपने पुराने डोमिसाइल पे ही रहेगा, वो अपने डोमिसाइल से निजात हासिल कर ही नहीं सकता। नहीं, वो कर सकता है, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे फॉर्म है, उसको फिल करे, वो जमा करा दे और उसके बाद उसका वोट जो है लइया से इस्लामाबाद में आ जाएगा।
लेकिन ये काम उसको करना पड़ेगा। नहीं, उसके अगर लिए- वो नहीं करेगा वहां पर भी उसको मसला होगा, पटवारी का, डीसी का, नहीं, AC वहां का, पर उसका अपना डोमिसाइल नहीं, कैसे चेंज करेगा नहीं, खुद से? जब आपका बेफाम था, बेफाम पे आपका नाम था, फॉर्म था 20-30 साल पहले नहीं, का। बेफाम पे जो आपका नाम है उसी बेस पे आपका शनाख्ती कार्ड बनना है, ठीक है। जब शनाख्ती कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे, जाएंगे नादरा के ऑफिस में, जहाँ MRV जो होती है उनकी जो मोबाइल मशीन है, वैन है, तो वो आप जो ही बताएंगे जी मेरा ये परमानेंट एड्रेस है, मेरा जो एड्रेस था बेफाम पे वो चेंज हो गया, अगर बहुत तो वो चेंज हो ये जो कह रहे हैं सेनेटर साहब, जो कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो एलिजिबल होने लगे हैं वोटर बनने, वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप मनहूज इनको फिर कितना उम्मीद क्यों इतनी? 1 करोड़ औरतें मर्दों की निस्बत कम रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। और वो जो कम रजिस्टर्ड खवातीन हैं वो मेजॉरिटी जो है वो यंग है और वो दूर दराज इलाकों में और गरीब लोग हैं। 1 करोड़ औरतें मर्दों की निस्बत कम रजिस्टर्ड हैं ऑन इलेक्टोरल रोल्स। ठीक। तो ये बड़ा चैलेंज है। ब्रेक में ले लूं, मुझे लग रहा है कि वजीर आजम बैठ के यही कैलकुलेटर पे हिसाब कर रहे हैं कि नौजवान कितने हैं इस मुल्क में, उनकी शरह क्या है, वो कहाँ वोट डालेंगे। इसी पे उनको उम्मीद है 2023 के। मीडिया बात कर रहा है महंगाई की, आलू टमाटर अंडों की, लेकिन वजीर आजम ने कोई और हिसाब किताब कर रखा है। होगा क्या, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। चंद मिनट मेरे पास है, ज़रा जल्दी बात करूँ। सेनेटर साहब की बात तो हमें समझ आ गई कि वज़ीर आज़म ने और आप लोगों ने हिसाब किताब कर रखा है कि नौजवान जो उनका झुकाव आपकी तरफ होगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी मैंने ब्रेक से पहले जब सवाल पूछा है कि भाई अगर मशीन जाके किसी ने देखनी हो तो पता चलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही नहीं, पहले आप शिबली फराज साहब को कांटेक्ट करें, उनके सेक्रेटरी को कांटेक्ट करें या एडिशनल सेक्रेटरी को कांटेक्ट करें। आप मशीन रख क्यों नहीं देते डी चौक में? आप मशीन रख क्यों नहीं देते हर कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर? आपने क्यों नहीं ऑफर किया यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, मेडिकल जो डॉक्टरों की तंजीमें हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप उनको दें, गिफ्ट करें उनको, ताकि पता चल जाए, मीडिया देख सके, रिपोर्टर देख सके। जी डॉक्टर साहब, ये तकरीबन जुलाई के एंड में ना हमने मशीनें तकरीबन इस्लामाबाद में मेजर एरियाज पे रखवा दी थी। पार्लियामेंट में रखी थी, सेनेट के बाहर पड़ी थी, मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के बाहर जो ऑडिटोरियम वहाँ रखवाई थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी रखवाई थी जी देखने के लिए। अब आप यू अंडरस्टैंड से पब्लिक एंटिटी, पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उसके अपने इश्यूज होते हैं कि आप एक 3 महीने 2 महीने रख सकते हैं, रात को बंदे बिठाने पड़ते हैं, नोबडी टेक्स केयर ऑफ इट। आज एसोसिएशंस को देना इलेक्शन करवाने के लिए। अच्छा ठीक, उसके बाद हमने इवन के सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन आए थे, उनको वैसे वो करवाते भी, हमने कहा हमारी मशीन ट्राई कर दें। इवन कि आप ये बता दें, ये जो आखिरी डस्का का इलेक्शन हुआ है, डस्का के बाद सियालकोट का इलेक्शन हुआ है हमारा, जो हम जीते हैं, उसमें हमने कहा था इलेक्शन कमीशन को आप इसमें इस्तेमाल कर लें, बट दे वर रिलक्टेंट। और तो ऑब्वियसली आप यू न्यू कि हमारा उनका क्या इस उस क्या डिस्कशन में प्रॉब्लम्स थे या क्यों चीज़ हम कन्विंस नहीं कर पा रहे थे उनको, और एक चीज़ें दूसरी तरफ को जा रही थी। बट हमने तो ऑफर की थी कि आप किसी एक बाई इलेक्शन में इसको ट्रायल पे दे दें। एक इलेक्शन वुडंट मेक एनी डिफरेंस। अगर पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शंस में एक इतना बेहतरीन सिस्टम आ सकता है तो व्हाट डिफरेंस दैट मेक्स। बट समहाउ आज जैसे आपने बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच सुनाई कि जी हम इलेक्शन कमीशन के शाना बशाना, समहाउ ऑपोजिशन भी उनको एक पॉलिटिकल एंटिटी बताती जा रही है, हत्ता कि कॉन्स्टिट्यूशन वो एक गवर्नमेंट का इदारा है। एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट कि वो अपना स्टैंड थी। नाउ आज उसके बाद अब दे हैव टू प्रॉब्ली हैव टू एग्जीक्यूट, क्योंकि कानून सारे इस दायरे ने कर लिया और हमने 1.5-2 साल का टाइम है। अब परचेजिंग भी हो जाएगी, एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी, और 2023 का इलेक्शन पाकिस्तान में प्रॉब्ली तारीख में एक ऐसा इलेक्शन लिखा जाएगा, एटलीस्ट यू कांट रेज फिंगर्स कि यार काउंटिंग 10 घंटे बाद आई, रिजल्ट सुबह 5 बजे आए कि फलाने ने डिले कर दिया रिजल्ट, यार अब वो नहीं होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर ऑन, बहुत अच्छा आपने मुफस्सल एक्सप्लेन कर दिया। खोसा साहब, अब आपकी ऑप्शंस है क्या? हुकूमत ने कानून बनाने का मरहला तय कर लिया है, हुकूमत कानून बना देगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। अगर आप इलेक्शन कमीशन को इस तरह से फरीक बना लेंगे तो आने वाले इंतखाबात की क्या है हकीकत रहेगी? देखिए, पहले ही रोज से यानी 2 साल पहले या 1.5 साल पहले ही इन्होंने इसको इलेक्टोरल प्रोसेस को मुतनाज़ बना दिया है। अगर काश के ये जिस तरह बिलावल चेयरमैन साहब ने भी कहा कि भाई हम तैयार हैं, आप हमारे साथ डिस्कस तो कीजिएगा, हमें भी सुनिएगा, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी लीजिएगा, बाकी स्टेक होल्डर्स के भी लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसने लिख के तहफ़्फ़ुज़ात अपने का इजहार किया है। आप सारी पार्लियामान को इसमें आपने सुना ना कि वो कह रहे हैं कि 99% ऑपोजिशन के लोगों ने मशीन को जाके देखना गवारा नहीं किया है। ऑपोजिशन मशीन को टेस्ट एंड ट्रायल तो कर ही नहीं रही है। आप लोग ज़बानी बात कर रहे हैं उसके बारे में।
देखिए, ये जबानी बात का तो सवाल पैदा नहीं होता, सभी को पता है, दुनिया सारी में ये चीज रिवाज हुआ, राइज हुई। और अमेरिका में आज क्या कुछ हुआ है उसकी जमहूरियत को देख लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टोरल प्रोसेस में जीता हुआ जो है पोस्टल बैलेट्स में हरा दिया गया। तो ये आज इस तरह से नहीं चलेगा काम कि आप जो है ऑपोजिशन को या और ऑपोजिशन की अगर अददी बढ़तरी को देखें तो कितने आए, बराबर बराबर वोट आए हैं तकरीबन, या अगर 10-15 इधर हो जाते तो उधर चले जाते। तो इतना जब पावरफुल आपका हाउस है, फिर आपने पार्लियामान को मजाक बना दिया कि आपने सेनेट को जो है बाईपास कर दिया। सेनेट जो है इकाइयों की जो गमाज होती है, सेनेट में आपका वजूद नहीं है, आपकी अक्सरियत नहीं है, आपने उसको ओवर रीच करने के लिए आपने एक मखसूस उसको सूबे को जो है ऊपर उसके हावी कर दिया। तो ये तो रूह आइन की मजरूह होती है जब आप ज्वाइंट सेशन में करते हो। आप क्यों कर एक नॉर्मल प्रोसेस जो आपका कानून साजी का है आइन के तहत आप दोनों हाउसेज में लो, दोनों हाउसेज में पास करवाओ, उसमें डिबेट्स होनी चाहिए, उसकी कमेटीज होनी चाहिए। बड़ी दिलचस्पी बात कर दी है। दरमियान में मैं सरवर बारी साहब का भी उस पर रद्द अमल ले लूं, क्योंकि खोसा साहब ने दरमियान में ये भी कह दिया है कि हारा हुआ जीता हुआ इलेक्शन जो है ट्रंप को हरा दिया गया पोस्टल बैलेट से। इस पे आपका क्विक रिएक्शन क्या? देखिए, ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि ट्रंप तो कहता है, ट्रंप कहता है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने पहली दफा ये सुना है कि जिम्मेदार हैं खोसा साहब, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक्स गवर्नर है, गवर्नर रहे हैं, तो वो ट्रंप की हमायत की बात कर रहे हैं जो कि ट्रंप से वहाँ फरमा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जाहिर है पोस्टल बैलेट उनके कानून और आइन का हिस्सा है, और वो पोस्टल बैलेट का जो राइट है वो लोगों को दिया जाता है, लोगों ने वो राइट यूज़ किया है। ये तो नहीं है कि पोस्टल बैलेट जो है जाली थे और उनको काउंट करके बीच में डाल दिया गया, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी हो जाता है। इसी किस्म का शक है ना ऑपोजिशन को कि पोस्टल बैलेट आ गए, बहुत बड़ी तादाद में आ गए। नहीं, पोस्टल बैलेट तो है नहीं, कहीं भी लिखा नहीं गया कि पोस्टल बैलेट होगा। पोस्टल बैलेट पाकिस्तान में भी यूज़ होता है। जो लोग कैदी हैं और जो ड्यूटी पर, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनको इलेक्शन के लिए उनको पहले से ये मौका दिया जाता है। मतलब आप नहीं मानते उनकी बात, आप उनके खतरे को एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं, देखिए, वो खतरे तो हर इलेक्शन में मौजूद है, लेकिन अगर हम जो अफराद की इन्वॉल्वमेंट है, जो पोलिंग प्रोसेस है, हम जितना उसको नीचे लेते आएंगे उतनी जो हमारी प्रोसेस है वो बेहतर हो जाएगा, और उसमें जो ह्यूमन एलिमेंट है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। वैसे बहुत सारे, जो मैंने पहले भी मिसाल दे रहा था, काउंटिंग है। अब काउंटिंग में अगर जो प्रिजाइडिंग अफसर साहब हैं वो गिनती जमा गलत कर दें, और रिटर्निंग अफसर जो है वो जो फॉर्म 45 आया है उसको चेंज कर दें और उसकी जगह पे दूसरा लगा दें, तो रिजल्ट चेंज हो गया। मशीन के होते हुए ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये करना मुश्किल हो जाएगा। ज़रा मैं एक आखिरी, मेरे पास 4-5 मिनट है। भट्टी साहब, आज जो डेवलपमेंट हुई मुश्तरका इजलास में सेनेट और नेशनल असम्बली के, और उसमें जिस तरह से ये 60 बिल जो थे पेंडिंग ये पास हो गए, इसकी सियासी अहमियत पाकिस्तान की तारीख पे और पीडीएम जो मूवमेंट चला रही थी उस पर क्या पड़ी? मेरे ख्याल है पीडीएम का सियासी मोराल डाउन होगा। पीडीएम ने याद रखें कि दर्जनों का मरतबा कम से कम हुकूमत भेजने की डेटें दी हैं, शायद सैकड़ों। जब पीपल्स पार्टी बीच में थी, एक वक्त आया कि पीपल्स पार्टी को ही निकाल दिया गया, और मौलाना साहब ने कहा, बिलावल साहब ने पीठ पे छुरा घोंपा है, मौलाना साहब की 5-7 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत है, 3 दफ़ा मुल्क में हुकूमत कर चुकी है। तो बड़ी बदकिस्मती है कि मैं ये नहीं कहता कि इसका क्या रिजल्ट होगा, लेकिन ये जो मेरे अभी साथी काबिल एहतराम पीटीआई के कह रहे थे 18 से 35 साल का वोट होगा, ये 25 जुलाई 2018 से पहले तो शायद सर्वे कुछ बेहतर होता। 133 का डॉक्टर साहब इलेक्शन हो रहा है, मोहित पीरजादा साहब ये नोट करके रख लें, इसके रिजल्ट में पीटीआई के तोते उड़ जाएंगे। मैं 3 दिन से इस हल्के में फिर रहा हूं, जितना लूजर जदली 3.25 साल में पीटीआई हुई है पंजाब में बुजदार साहब को मुसल्लत करके, इसके नताइज क्या आएंगे ये अल्लाह को पता है। लेकिन इलेक्शन शफाफ हो, ये बारी साहब कह रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि डस्के की धांधली पर, इमरान खान की कार्रवाई न करने पर मुझे अफसोस हुआ है। मैं समझ रहा था कि इमरान खान धांधली का दुश्मन है, करप्शन का दुश्मन है, उसने क्यों कार्रवाई नहीं की, मेरा सवाल है इतना। इलेक्शन तो अभी 2.25 साल बाद ना, कोई पता नहीं। पहले ये होना था 11 नवंबर को बिल पेश, अचानक नाराज हुए, बिल कैंसिल हुई, ताकतवर हलकों ने आके सपोर्ट दी इमरान खान को। असल मुबारक के तो वो भी मुस्तहिक है जो नजर भी नहीं आए और वोट भी डलवा गए।
देखिए वो बड़ी ताकत है, हम चीज है, खोसा साहब उन्हें जानते हैं। तो अब देखना है कि वो 2023 में किसके साथ होते हैं, किसके पीछे खड़े होते हैं, किसके साथ खड़े होते हैं, किधर नजर आते हैं, कहीं नजर नहीं आते, वो मैटर जरूर करेगा। पाकिस्तान के इलेक्शन की एक हिस्ट्री है। बारी साहब मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बात सच है, मगर बात है रुसवाई की। आपको भी उम्मीद है लगी भी खोसा साहब, बात है रुसवाई की, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ताकतवर हलकों से ही उम्मीद है जैसी कि नून को है? देखिए ये जो भट्टी साहब ने बात की है, हकीकत तो यही है, लेकिन क्या किया जाए। जाहिर है कि 2 दिन पहले तक तो ऑपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात से, आप अंदाजा कीजिएगा कि कराची में MQM ने PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। PTI का वो बोझ लेकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो उसमें से निकलना चाहते थे। मुक़्तदर हलकों ने नहीं निकलने दिया। PMLQ पंजाब में PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन वो भी निकलना चाहती है PTI की हुकूमत से, मगर मुक़्तदर हलकों ने नहीं निकलने दिया। तो ये जो कुछ हुआ है आज, ये मुझे जॉइंट सेशन पर भी एतराज है। देखिए मेरी नजर में ये जो मुश्तरका सेशन का करना जो है कानून साजी के लिए, ये सूबों का इस्तेहसाल है, और ये सूबाई जो खुद मुख्तारी है उसकी रूह के मुताबिक है, आइन की रूह को मजरूह करता है। इसलिए कि देखें, सिंपल मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में लेना मकसूद होती है कानून साजी के लिए। इनके पास सेनेट में सादा अक्सरियत नहीं है, इसलिए सादा अक्सरियत को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, जॉइंट सेशन में इन्होंने ताबे कर दिया, सबसर्विएंट कर दिया, एक वफाक के ताबे कर दिया सूबों को, और सूबों का इस्तेहसाल इन्होंने कर दिया। और सूबाई खुद मुख्तारी का जो बुनियादी तसव्वुर है हमारे आइन की 18वीं तरमीम की, रूह को मजरूह किया है इन्होंने। तो ये इस तरह से कानून साजी करना जॉइंट सेशन में भी मैं समझता हूं कि ये आइन की रूह को मजरूह करता है। ये भी गलत किया है इन्होंने, क्यों कर इन्होंने दोनों हाउसेज में अलग-अलग नहीं किया, जो ये भी इन्होंने गलत किया। वक्त हमारा खत्म हो गया, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। लतीफ खोसा साहब का, सेनेटर अब्बास बप्पी साहब का, आरिफ हमीद भट्टी साहब का, और इसी तरह से सरवारी साहब का बहुत शुक्रिया। दिलचस्प नुक्ता उठाया लतीफ खोसा साहब ने कि जॉइंट सेशंस और मुश्तरका इजलास के जरिए कानून साजी करना बजाते खुद जो है वो एक गैर जमहूरी किस्म का अमल है। बहरहाल ये तो एक टेक्निकल बहस है। हुकूमत ने आज खासी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन अपोजिशन को शक है कि हुकूमत ने जिन अवामिल की वजह से कामयाबी हासिल की है वो अवामिल बहुत देर चलने वाले नहीं हैं, वो सपोर्ट बहुत देर चलने वाली नहीं है, और अब हुकूमत इसके आगे तन तनहा है। देखें आगे क्या होता है। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है।